हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी किस प्रकार तैयार करते हैं और उसकी नर्सरी तैयार करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती है। जैसे हम बात करें तो धान की नर्सरी तैयार करने की जो मुख्य विधियां होती है वो 3 विधियां हैं। जैसे बात करूँ मैं तो डेपोक विधि होती है, एक गीली क्यारी विधि होती है और एक होती है SRI। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे डेपोक विधि कि धान की नर्सरी तैयार करने की जो डेपोक विधि होती है, डेपोक विधि में नर्सरी हम किस प्रकार तैयार करते हैं और कितना इसमें हम क्षेत्रफल काम में लेंगे और कब ये पौध तैयार हो जाती है रोपाई के लिए, इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। तो धान की नर्सरी तैयार करने की जो डेपोक विधि है, इस विधि का जो विकास हुआ था वो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस से इस विधि का विकास हुआ था। और इस विधि में अगर हम 1 हेक्टेयर में धान की रोपाई के लिए अगर हम पौध तैयार करते हैं तो 25 से 30 वर्ग मीटर में, कितने में, 25 से 30 वर्ग मीटर में क्या करेंगे, इसमें हम पहले पौध तैयार करेंगे। पौध तैयार करते हैं 25 से 30 वर्ग मीटर में। इस विधि में बिना किसी मर्दा के हम पौध तैयार करते हैं। मतलब जो अपना जो पॉलीथीन की सीट वगैरह होती है या केले के जो पत्ते वगैरह होते हैं या मतलब जूट या आदि की जो टाट पट्टी होती है उनके ऊपर जो सीट होती है उनके ऊपर हम 3 केजी बीज को, कितने केजी बीज को, 3 केजी बीज को उस पॉलीथीन की सीट के ऊपर फैला देते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद में जब इसमें हम लगातार हम नमी की मात्रा को बनाए रखेंगे तो लगभग 11 से 13 दिन के बाद में, 11 से 13 दिन के बाद में क्या होती है, पौध तैयार हो जाती है, जिसका हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये विधि कौन सी होगी, अपने धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि। तो कई बार इसमें से प्रश्न जो पूछा गया था जेट में, ICR में, BHU में कि धान की नर्सरी तैयार करने के लिए डेपोक विधि का विकास कहां से हुआ था। इसका विकास हुआ था अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, कहां पर, मनीला, फिलीपींस। कहां से हुआ था, मनीला, फिलीपींस से इस विधि का विकास हुआ था। इस विधि में 1 हेक्टेयर में अगर हमें धान की रोपाई करनी है तो हम कितने वर्ग मीटर में पहले हम पौध तैयार करेंगे, 25 से 30 वर्ग मीटर में हम पौध तैयार करते हैं। इस विधि में बिना किसी मर्दा के हम पौध तैयार करते हैं। मतलब जो केले के पत्ते वगैरह होते हैं या मतलब प्लास्टिक की जो सीट वगैरह होती है या जूट वगैरह की जो बोरियां होती है उनकी जो सीट होती है उनके ऊपर हम पौध तैयार करते हैं। मतलब बीजों की 1.5 सेमी जो मोटी परत होती है उसको उस सीट के ऊपर बिछा देते हैं और उसे किसी गीले बोरे के सहायता से उसके ऊपर ढके देते हैं। तो हम देखते हैं कि लगभग 11 से 73 दिन में क्या होती है, पौध तैयार हो जाती है। तो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि कौन सी हो गई, डेपोक विधि। डेपोक विधि के बाद में मतलब ये ऐसी विधि है जिसमें हम सबसे कम 25 से 30 वर्ग मीटर में क्या कर लेते हैं, हम पौध तैयार लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। इसकी जो आगे वाली विधि आती है वो विधि आती है कौन सी विधि, गीली क्यारी विधि। हम पढ़ते हैं आगे कौन सी क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि। तो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए हम जो गीली क्यारी विधि से अगर हम पौध तैयार करते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं वो देखते हैं कि हम किस प्रकार तैयार करते हैं। क्योंकि इस विधि में हम केवल अंकुरित बीजों को काम में लेंगे और खाद उर्वरक इसे हम काम में लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जिस किसी भी खेत में, मानो कि अपना ये धान का खेत है जहां हमें क्या करनी है, पौध तैयार करनी है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम जिस किसी भी खेत में अगर हमें धान की नर्सरी तैयार करनी है तो सबसे पहले उस खेत में पानी की अवस्था में मर्दा में हम लगभग उसमें 2 या 3 बार क्या करते हैं, उसमें जुताई कार्य करते हैं। मतलब जुताई कार्य करते हैं पडलर की सहायता से। पडलर क्या करता है, मर्दा को लेह युक्त बनाता है। जो पडलर यंत्र होता है वो मर्दा के जो कण है, जो पानी होता है, उनको एक सम्मान हो जाता है, उसका एक लेह के रूप में, एक लेह या परत के रूप में उससे कार्य करता है बनाने के लिए। तो 2 या 3 बार हम पडलर की सहायता से मर्दा की जुताई कार्य करते हैं। जुताई कार्य करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब जो अपना जो खेत है जहां हमें नर्सरी तैयार करनी है, इस खेत को हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे, अलग अलग से क्यारियों में बांट लेते हैं। इन जो क्यारियों का जो आकार है,
इन जो क्यारियों का आकार है, मान लो कि हमें 1 हेक्टेयर में धान की रोपाई करनी किस विधि से, गीली क्यारी विधि से करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 इंटू 1.25 मीटर 1.25 मीटर जो क्यारियां होती है, इन क्यारियों में बांटे लेंगे। मतलब जो पूरा खेत था अपना जिसमें हम नर्सरी तैयार कर रहे थे, उसमें जो क्यारियों का जो आकार होगा वो 8 इंटू 1.25 मीटर आकार में जो छोटी छोटी क्यारियां हैं उनमें हम बांटे लेते हैं। अब इन क्यारियों में प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से 250 ग्राम देते हैं इसमें यूरिया, 250 ग्राम यूरिया, और लगभग 500 ग्राम देते हैं SSP, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से हम उस क्यारियों में डाल देते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब इसके बाद में जो बीज हम काम में लेंगे, जो बीज हम काम में ले रहे हैं गीली क्यारी विधि में, तो बीजों को बोने से लगभग 24 घंटे पहले बीजों को हम साफ पानी में भिगो लेते हैं। और साफ पानी में भिगोने के बाद में उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और बीजों को इकट्ठा करने के बाद में उसे हम किसी बोरी की सहायता से या किसी कपड़े की सहायता से उसको ढके देते हैं, ताकि गर्मी पाकर क्या होंगे, बीज क्या होंगे, जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये गीली क्यारी विधि में जो हम बीज काम में लेंगे वो किसे काम में लेंगे, अंकुरित बीज ही काम में लेते हैं। और अब उन अंकुरित बीजों को हम, जो हमें पहले क्यारी तैयार की थी 8 इंटू 1.25 मीटर में, अब उन क्यारियों में इनको समान रूप से उनका छिड़काव कर देते हैं। तो लगभग अब 25 से 30 दिन के बाद में 25 से 30 दिन के बाद में क्या होती है, पौध तैयार हो जाती है, जिसका हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और 2 या 3 पत्ती की अवस्था होती है, उस अवस्था में हम पौधों की रोपाई कर देते हैं। विधि कौन सी होगी, गीली क्यारी विधि। इस विधि में करना क्या हमें, जैसे मान लो शुरुआत में हमने क्या किया कि जहाँ भी हम नर्सरी तैयार कर रहे थे उस खेत में पडलर की सहायता से उसमें 2 या 3 बार जुताई करते हैं ताकि मृदा लेह युक्त बन जाए। उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद में जो अपना जो खेत था जहाँ हम नर्सरी तैयार कर रहे थे, उस खेत को हम छोटी छोटी क्यारियों में बांटे लेते हैं, ठीक है ना। और जो क्यारियों का आकार है वो रहेगा इसमें कितना, 8 इंटू 1.25 मीटर आकार में उन क्यारियों को हम बांटे लेते हैं। अब इन क्यारियों में प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें लगभग 250 ग्राम यूरिया है, 500 ग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट है, वो उसमें डाल देते हैं। और उसमें डालने के बाद में जो अपने पास से बीज बचा है, जो बीज अपने हम काम में ले रहे हैं, उस बीज को बोने से पहले लगभग 24 घंटे पहले उसे पानी में भिगो देंगे, साफ पानी में। भिगोने के बाद उसे वापस निकाल लेते हैं और 24 घंटे के लिए उस बीज को रख देते हैं। अब जो बीज अंकुरित है उन्हीं बीजों को समान रूप से छिड़क कर उस खेत में हम रख देते हैं। तो पौध क्या होती है, लगभग 25 से 30 दिन के बाद में क्या होती है, पौध तैयार हो जाती है। तो ये जो विधि कौन सी थी, अपनी धान की नर्सरी तैयार करने की कौन सी विधि है, ये गीली क्यारी विधि। अब इसकी जो आगे वाली जो विधि आती है वो विधि आती है कौन सी विधि, SRI से बोलते हैं श्री पद्धति। मतलब SRI इंपोर्टेंट है, SRI मतलब SRI पद्धति क्या है कि धान में नर्सरी तैयार करने की क्या है, ये एक उपयोगी विधि है। कौन सी विधि, SRI पद्धति। इसे कहते हैं हम श्री पद्धति। क्या कहेंगे इसे हम, श्री पद्धति कहते हैं। इस विधि का जो विकास हुआ था वो मेडागास्कर से हुआ था। कहां से हुआ था, मेडागास्कर। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धान की नर्सरी तैयार करने की जो SRI पद्धति होती है, इस पद्धति का विकास कहां से हुआ था, मेडागास्कर से हुआ था। कहां से हुआ था, मेडागास्कर से हुआ था। अब इस विधि में हम करते क्या है, इस विधि में एक तो क्या होती है, पानी की बचत होती है और खाद उर्वरक की मात्रा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है कौन सी विधि में, SRI विधि में। लेकिन इसमें क्या होता है, श्रमिकों की हमें क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। इस विधि में अगर मान लो कि हमें 100 वर्ग मीटर एरिया में, 100 वर्ग मीटर में अगर मैं क्या करनी है, हमें अगर हम 100 वर्ग मीटर के लिए हम पौध तैयार करते हैं तो लगभग हमें कितना केजी, 5 केजी क्या पड़ेगा, हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी विधि में, SRI विधि में। तो ये तो पढ़ लिया हमने कौन सी विधि, 3 विधियां किसकी,
नर्सरी तैयार करने की विधियां। आज हमने पढ़ा था पहली विधि कौन सी थी, डेपो विधि के बारे में। उसके बाद पढ़ा हमने कौन सी विधि, गीली क्यारी विधि, और एक पढ़ी हमने SRI पद्धति। सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि SRI पद्धति किस विधि के लिए उपयोगी होती है, धान में नर्सरी तैयार करने के लिए क्या होती है, ये उपयोगी विधि होती है। कौन सी, SRI विधि। जो कहां से विकास हुआ इसका, मेडागास्कर से इसका विकास हुआ था। अब एक थोड़ा शब्द आया था अपने, पडलिंग या पंकिलीकरण, उसके बारे में पढ़ते हैं। पडलिंग, पडलिंग क्या होता है, पडलिंग या पंकिल, पडलिंग या पंकिल क्रिया जो किस प्रकार का, इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पडलिंग क्या होती है और पंकिल, जिसे कहते हैं पंकिल क्रिया। तो देखो इसका अर्थ है कि जिस किसी भी खेत में अगर हम धान बो रहे होते हैं, धान बो रहे होते हैं, जैसे बात करूं इस, मान लो कि अपना ये खेत है और इस खेत में क्या बोएंगे हम, धान बोते हैं। तो इस खेत में धान बोने से पहले, लगभग धान बोने से पूर्व, इसमें जब पानी भरा हुआ रहता है, इसमें क्या है, खेत में पानी भरा हुआ है, हम क्या करेंगे, पडलर की सहायता से, किस सहायता से, पडलर, पडलर की सहायता से इस खेत में हम लगभग 2 या 3 बार क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, जुताई करते हैं। जुताई करने से क्या होगा, खड़े पानी में क्या होगा, उसमें मृदा और पानी का क्या बन जाएगा, एक लेह युक्त परत बन जाएगी। मतलब जो पडलर यंत्र होता है, इसका कार्य क्या है, मृदा और जो पानी होता है उनको दोनों को मिक्स करना और एक अपारगम्य परत का निर्माण करना। तो धान का जो खेत होता है उसमें बोने से पूर्व खड़े पानी में जुताई कार्य करना कहलाता है पडलिंग, कहलाता है पडलिंग कहलाता है। अब इस पडलिंग का जो उद्देश्य क्या है, इस पडलिंग के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कई बार प्रश्न होता है कि निम्न में से पडलिंग का उद्देश्य नहीं है, तो पडलिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। हाँ, पडलर से एक हानि होती है कि जो मृदा की संरचना होती है, मृदा की क्या होती है, संरचना होती है, उसमें क्या होता है, ह्रास होता है, किससे, पडलर से। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पडलर की सहायता से मृदा की क्या होती है, जो संरचना होती है उसका क्या होता है, ह्रास होता है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो पडलर का मुख्य उद्देश्य होता है मृदा में एक अपारगम्य परत, क्या बनती है इसमें, अपारगम्य, अपारगम्य, अपारगम्य परत का निर्माण करना। मतलब परकोलेशन, मतलब जो मृदा में जो जल है, क्योंकि धान का खेत होता है उससे पानी की अधिक अवस्था होती है धान को, तो मृदा में अगर ये नीचे एक परत का निर्माण करता है, नीचे एक परत बनती है ताकि पानी नीचे की ओर नहीं जाए, मतलब जल के निस्सालन को रोकना, जल के निस्सालन, जल के निस्सालन को रोकना, निस्सालन को रोकना, इसका ये प्रमुख कार्य है। दूसरा उद्देश्य ये है इसका कि एक तो खरपतवार नियंत्रण क्या मिलती है, हमें सहायता मिलती है, और मृदा में जो भी जो अपने पोषक तत्व हैं उनका क्या होता है, ह्रास से कम होता है। अगर आप प्रश्न पूछे कि पडलर क्या होता है, पडलर किसमें काम लेते हैं, धान की खेती के लिए काम में लेते हैं। और पडलर का उद्देश्य क्या होता है, मृदा में अपारगम्य परत का निर्माण करना और जल के निस्सालन या परकोलेशन को रोकना, खरपतवार नियंत्रण करना और तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। अब ये तो क्या हो गया, इसके उद्देश्य हो गए। उद्देश्य के बाद देखते हैं कि जो पडलर जो हम काम लेते हैं उसमें 2 प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। किसे बनते हैं, 2 प्रकार के क्षेत्र उसमें बनते हैं। क्षेत्र एक तो बनता है पडलर से, एक तो बनता है ऑक्सीकृत क्षेत्र, इसे कहते हैं। एक तो बनता है ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र, और दूसरा बनता है नीचे वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र। हम देखते हैं कि ऊपरी क्षेत्र, इसमें क्या होती है, O2 की क्या होती है, उपस्थिति होती है इसमें ऊपरी क्षेत्र में, इसकी होती है O2 की उपस्थिति होती है ऊपर वाले क्षेत्र में। तो एक बनता है मृदा के नीचे वाला क्षेत्र, जिसे कहते हैं हम कौन सा, अनऑक्सीकृत क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसे, अनऑक्सीकृत क्षेत्र। मतलब इसे कह सकते हैं हम ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, तो इसे कहेंगे हम अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत। ये तो कौन सा बन रहा है, ऑक्सीकृत, एक कौन सा बन रहा है, अनऑक्सीकृत क्षेत्र।
तो ऑक्सीय क्षेत्र में क्या होती है, O2 की उपस्थिति होती है। O2 क्या होती है, इसमें उपस्थिति होती है। दूसरा कौन सा है, नीचे वाला अनऑक्सीकृत क्षेत्र, इसमें क्या होती है, O2 की क्या होती है, इसमें अनुपस्थिति, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अब इंपोर्टेंट बात यह है कि धान में जितने भी हम नाइट्रोजन धारी उर्वरक का अगर हम प्रयोग करते हैं, वो कहाँ करते हैं, अनऑक्सीकृत क्षेत्र के रूप में ही करते हैं। उसे कहते हैं हम अपचयित क्षेत्र। अपचयित क्षेत्र इंपोर्टेंट बात है कि धान में नाइट्रोजन धारी उर्वरक किस क्षेत्र में डाले जाते हैं, अपचयित क्षेत्र में डाले जाते हैं, जो जेट एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसका कि धान में हम नाइट्रोजन धारी उर्वरक डालते हैं, वो किस क्षेत्र में डालते हैं, अपचयित क्षेत्र में डाले जाते हैं। तो पडलर का उद्देश्य होता है, वो हम समझ गए थे। पडलर का उद्देश्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, और उसके लाभ कौन कौन से होते हैं। बस सीधी सी बात यही है कि इसमें क्या होता है, मर्दा की क्या होती है संरचना, उसमें क्या होता है, हाथ से होता है। अब पडलर का उपयोग करते हैं तो मर्दा में क्या बनते हैं, दो प्रकार के क्षेत्र से बने जाते हैं। एक तो ऊपरी, एक कौन सा, नीचे वाला क्षेत्र कौन सा होता है, ऊपरी, जो कैसा होता है, ऑक्सीकृत क्षेत्र होता है। दूसरा कौन सा होता है, नीचे वाला कौन सा होता है, इधर अनऑक्सीकृत क्षेत्र। इसमें क्या डालते हैं, हम उर्वरक डालते हैं, मतलब इसमें O2 की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। इसे क्या कहते हैं, अपचयित क्षेत्र कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है धान की नस्ल तैयार करने की विधियों के बारे में और पडलिंग के बारे में। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।